हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे थे और उसका एक पार्ट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में आगे अपने पास इसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर 20-25 क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आए हुए, और उनके साथ में उनकी डिटेल भी देखेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित, तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट रहेंगे। हर्षचरित बाणभट्ट के लेखक रहेंगे। हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर रचना है और इसके लेखक बाणभट्ट याद रखेंगे हम लोग। ये देखिए डिटेल क्या कहता है इसकी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित, कादंबरी इनकी मुख्य कृतियां हैं। हर्षवर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है हर्षचरित। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। यानी कि इतिहास के ऊपर गद्य और काव्य मतलब पोइम के रूप में किसी चीज़ को, इतिहास को लिखने का जो शुरुआत या सफल प्रयास इसको हम कह सकते हैं। तो याद रखेंगे बाणभट्ट, हर्षचरित और कादंबरी इनकी मुख्य रचनाएं रहेगी और हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि था। तो यही क्वेश्चन ऊपर जो हमने देख लिया। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक, तो कादंबरी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया और ये भी बाणभट्ट की रचना रहेगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। सही मेल इसमें से कौन सा नहीं खाता। तो अगर हम लोग देखें तो हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेन-सांग चीनी यात्री आया था, और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों ने अपने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा होगा। बात बचती है अभी विक्रमादित्य चैतन्य और अकबर टोडरमल के पास। तो इसमें भी अगर हम देखें तो अकबर और टोडरमल ये दोनों अपने समकालीन रहेंगे। इसका मतलब ये तीनों तो है सेम, मतलब एक दूसरे से मेल खाने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसने गलत दिया है। विक्रमादित्य के टाइम में चैतन्य जो नहीं रहेंगे। अपने को सिर्फ यही ध्यान नहीं रखना कि विक्रमादित्य का संबंध चैतन्य के साथ में नहीं है, अपने को ये जो तीन ऑप्शन और दिए हुए हैं इनका भी ध्यान रखना है। हर्षवर्धन ह्वेन-सांग के काल में आया था। टोडरमल और अकबर ये जो अकबर के नवरत्नों में से रहेंगे, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का मतलब वास्तविक श्रेय देखें तो चाणक्य को ही जाता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन करने से पहले इसकी डिटेल में देखते हैं क्या कहता है ये। ह्वेन-सांग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य था कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी जो शुरू की वीडियोस हैं उनके अंदर हम लोगों ने बढ़िया तरीके से इनके बारे में पढ़ा हुआ है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। टोडरमल जो है अकबर का राजस्व मंत्री और अधिकारी था, मतलब टोडरमल राजस्व मंत्री और अधिकारी अकबर के टाइम में रहेगा। जबकि चैतन्य जो है बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। इसने विक्रमादित्य का कहा था लेकिन ये रहेंगे हुसैन शाह के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था अपने। सिरोही राजस्थान में स्थित हैं और इसका निर्माण जो किसने करवाया था, तो ये तेजपाल जो रहेंगे, तेजपाल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसकी डिटेल देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं माउंट आबू के ऊपर, लेकिन दोबारा रिपीटेड है तो आप लोगों को इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके अपने को रिपीट करते हैं। तो ये दिलवाड़ा, सिरोही राजस्थान, जैन मंदिर, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं। और 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर
गुजरात के बघेल वंशीय, याद रहेगा, गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के 2 मंत्रियों वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है, यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड रहेगा। बनवाया किसने था? वास्तुपाल और तेजपाल। अगर तेजपाल ना हो तो वास्तुपाल भी हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो ये दोनों ही अपने को ध्यान में रखने हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, तो ये खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल राजपूतों के बनवाए हुए हैं। और हाँ, इसकी डिटेल देखेंगे तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजपूत। ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। क्या कहता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह खजुराहो जो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 ही मंदिर शेष हैं। यह मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। ध्यान रखेंगे, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इससे पहले जो अजंता एलोरा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म भी साथ में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया, सेम वही क्वेश्चंस। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से ही ये रिलेटेड रहेगा। तो इसका ऑप्शन सी, खजुराहो के मंदिर जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित रहेंगे। 85 मंदिर बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में 25-30 मंदिर ही बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7th क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो ये मिहिर भोज। तो इन्होंने जो है प्रमाण की उपाधि ली थी। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के ये शासक रहेंगे मिहिर भोज। इसका हम लोग हरियाणा जीके जब करेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में, लेकिन फिलहाल इंडिया जीके हैं तो यहीं पर चलते हैं। हरियाणा जीके के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन इंडिया जीके के हिसाब से देखते हैं। रामभद्र के पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने 50 वर्षों तक शासन किया। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, मतलब कि ये भगवान विष्णु को मानने वाले हिंदू रहेंगे। उसने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। चूंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया है तो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, उसका सही वाक्य प्रभास ही रहेगा। प्रभास प्रमाण का जो त्रुटिपूर्ण लगता है, लेकिन अपने को दे दिया है तो इसके ऊपर चलेंगे हम लोग, लेकिन गलत नहीं कह सकते इसको हम। प्रमाण और प्रभास मिलते जुलते शब्द है, तो इसका आंसर रहेगा। अगर प्रमाण देता है, अगर रिपीट होते हैं क्वेश्चन विद ऑप्शन तो प्रमाण, अदरवाइज प्रभास और आदिवराह इसकी उपाधियां रहेगी। किसकी? मिहिर भोज प्रथम की। प्रतिहार वंश का शासक रहेगा ये। मिहिर भोज राजपूतों ने किस कुल से, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? यानी कि मिहिर भोज है जो राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो ये हमने डिस्कस किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश ये रहेंगे अपने पास। हरियाणा जीके के हिसाब से पढ़ेंगे तब। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रतिहार वंश जो है इससे संबंधित रहेगा। मिहिर भोज राजपूतों के प्रतिहार वंश से संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो ये भोज या मिहिर भोज जिसको हम कहते हैं ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन-त्सांग किसके काल में भारत आया था? तो ये ह्वेन-त्सांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था भारत, और उस टाइम हर्षवर्धन जो है कन्नौज इनकी राजधानी थी, उस टाइम आया था। तो देखते हैं क्या प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग लगभग 630 से 43 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन काल के दौरान भारत आया था। ह्वेन-त्सांग की यात्रा वृत्तांत की ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को लास्ट वीडियो में पूछा भी था कि आप लोग कमेंट कीजिए, ह्वेन-त्सांग ने भारत यात्रा के दौरान जो अपनी रचना लिखी थी वो कौन सी थी? तो ये रहेगी की। एक फाहियान आया था, उसकी रचना आप लोग कमेंट में लिखेंगे। फाहियान भी एक चीनी यात्री था, उसने कौन सी रचना की थी उसकी किताब का नाम भी लिखेंगे हम। तो
ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नामक ग्रंथ तथा उसके मित्र हीली द्वारा रचित ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये, और सी यू की नाम से इसकी जो रचना रहेगी। वह कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष था तथा उसने प्रयाग के छठे महा मोक्ष परिषद में भाग लिया था। काफ़ी टाइम तक ये अपने हिंदुस्तान के अंदर रहा था, तो ये सारी चीज़ें इस टाइम में हुई थी। इसकी रचना अपने को इम्पोर्टेंट होती है। हर्षवर्धन के काल में आया था और सी यू की इसकी रचना रहेगी। उस चीनी यात्री का नाम जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो ये अब ये कर चुके हैं ह्वेनसांग। ये फाहयान दिया हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को कितनी चीज़ें मालूम है ये आप लोग बताएंगे। किसके काल में आया था, इसकी रचना क्या थी, तो ये आप लोग कमेंट करेंगे। ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए आप कैसे रिपीट होते हैं, लैंग्वेज चेंज करके। किस किस शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के काल में अभी ऊपर हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि जो यात्रा के ऊपर कोई लोग आते हैं उनका प्रिंस, तो ये ह्वेनसांग रहेंगे। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ह्वेनसांग। तो भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। हर्ष के शासनकाल में आया था ये। और ये अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए कह रहा है। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो सबसे पहले मार्को पोलो दिया हुआ है, इसके बाद इब्न बतूता, एंटोनियो मॉनसेरेट और महमूद वली बाल्खी। तो इसके अंदर जो आसान पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले इब्न बतूता जो दिया हुआ है, अगर आप लोगों को सारे याद नहीं है तो एक आधा पॉइंट ऐसा अपने को मिल जाता है जो इजी रहता है देखने में। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को से संबंधित रहेगा। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो बी पॉइंट का फोर्थ ऑप्शन किसके अंदर है, पहला ही दिया हुआ है और किसी के अंदर इसका नहीं है। इसका ऑप्शन आंसर देखते हैं तो ए रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तो क्या कहता है अभी देखते हैं हम लोग। मार्को पोलो जो है थर्ड ऑप्शन कह रहा है, मार्को पोलो इटली का था। इब्न बतूता हमने डिस्कस किया मोरक्को से रहेगा। इब्न बतूता की एक रचना आती है, एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उसका आप लोग कमेंट में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग आगे की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है इब्न बतूता के बारे में तो आप लोग कमेंट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इब्न बतूता। एंटोनियो मॉनसेरेट ये अपने को कह रहा है स्पेन, और महमूद वली बाल्खी ये बलख। ये तो यहाँ से अपने को बाल्खी से ही समझ में आ रहा है, बलख रहेगा। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। इस तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा करके इसको ठीक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को एक आधा भी सही लगे तो। यहाँ से इब्न बतूता हमने सबसे पहले डिस्कस किया मोरक्को से, तो ये बी का फोर्थ ऑप्शन इसी एक के अंदर है, तो यही रहेगा इसका ऑप्शन। इब्न बतूता मोरक्को से, मार्को पोलो इटली से, एंटोनियो जो स्पेन से, और महमूद वली बाल्खी बल्ख से रहे गए। तो यही इसके अंदर दिए हुए हैं। और भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा बिहार के अंदर रहेगा। अपना प्राचीनतम विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में अवस्थित है ये, नालंदा बिहार। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तक्षशिला भी एक विश्वविद्यालय रहा है अपने हिंदुस्तान के इतिहास का। तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ, लोकेशन उसकी क्या है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अदरवाइज़ हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। आप लोग बने रहिए विष्णु एजू हेल्पर चैनल के साथ। तो क्या रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर रहेगा। सबसे प्राचीनतम माना जाता है। देश विदेशों से तक्षशिला और नालंदा, इसके अंदर विदेशों से भी उस टाइम में, आज से सदियों पहले, जो विद्यार्थी है वो पढ़ने आते थे। तो एक टाइम में शिक्षा का हब रहा है हमारा देश
गर्व करने की बात है ये हमारे लिए। तो वर्तमान बिहार राज्य में नालंदा स्थित है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। शंकराचार्य के बारे में आप लोगों ने अपनी NCERT अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो काफ़ी इसके बारे में पढ़ा होगा। एक स्टोरी भी आती है इनके बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में। कभी मौका मिले तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ना। आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में अपने पास रहेगा उसको नष्ट किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार जो अरब आक्रमणकारी जो रहेंगे, इस्लाम के जो शुरुआती आक्रमणकारी रहेंगे अपने हिंदुस्तान के ऊपर, तो ये रहेगा मोहम्मद बिन बख्तियार। इसकी डिटेल देखते हैं क्या कहता है अपने को। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। इसने ये सोचकर कि या तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई मंदिर है, उद्यान विहार जो उस टाइम में कहा जाता था, बौद्ध धर्म के जो मठ हम बोलते हैं, इसको मंदिर नहीं कहते, अथवा दुर्ग समझकर यानी कि कोई सैन्य बेस समझकर कि कोई सैनिकों का अड्डा हो सकता है, ये समझकर के मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट इसको किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय, और इसको नर्मदा नदी के किनारे इसने हराया था। दक्षिण भारत के राजशासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो ये अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, इसको हराया था वही इसके समकालीन रहेगा। तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो है उसने इसको हराया था, तो वही इसका समकालीन है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद में अपने बहनोई की मृत्यु के बाद कन्नौज इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो ये हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। 605 ईस्वी में पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन शासक बना और 606 में इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और इस उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ किया, जिसका अभिष्ट विकल्प सी रहेगा, तो थानेश्वर। तो ये ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु 605 में हुई थी, उसके बाद ये शासक बना था और 606 में इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। कन्नौज में बनाने का इसका यही कारण था कि इस जो कन्नौज का जो इलाका था इसके बहनोई के अंडर में आता था, इसके आसपास के अंदर। तो उनकी मृत्यु, उनको जो हरियाणा जीके की वीडियो डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे, तो उसकी मृत्यु किसी आक्रमण के दौरान हो गई थी। तो उस राज्य को, अपने बहनोई के राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इसने अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? नागानंद हर्षवर्धन की रचना रहेगी। प्रियदर्शिका इसकी रचना भी रहेगी, और एक और रचना ये नीचे डिटेल में कह रहा है, रत्नावली। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये तीनों रचनाएं ध्यान में रखेंगे हम। हो सकता है आगे कोई और रचना इसकी पूछ ले। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, इसमें 5 अंक है। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उद्यान के अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक है तथा यह नाटक वत्सराज उद्यान तथा उसकी महारानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन इसके अंदर है। नाटक बनाए गए हैं, ये देख लेना आप लोग, रचनाएं याद रखनी है अपने को। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। अरबों को किसने पराजित किया था 738 ईस्वी में? तो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश
काफ़ी अपने साहसी वंश रहा है हिंदुस्तान के इतिहास का। तो इनका जो अरबों को पराजित करने का श्रेय जाता है प्रतिहारों को। डिटेल क्या कहता है, 738 में राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। राजपूतों ने इस संघ को जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल मारिक के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। तो ये इतना लंबा नाम रखने की याद अपने को जरूरत नहीं है, अपने को सिंपल इतना ध्यान रखना है, अरब आक्रमणकारियों को प्रतिहार राजा नागभट्ट ने प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों के संघ ने हराया था। सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची जो अशोक से संबंधित रहेंगे स्तूप, ये सांची के स्तूप जो है कहाँ रहेगा? मध्य प्रदेश में ये रहेगा। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक ने इनको बनवाया था। प्रारंभ में ईंटों से निर्मित था। तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। पहले ईंटों से बना था, उसके बाद पत्थरों से इसको बनाया गया था। और इसका व्यास 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर रहेगी। इसके एक और जंगले एवं तोरण द्वारा आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा इसको कहते हैं। और नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनाया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये मंदिर किस राज्य के अंदर वर्तमान में है। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप लोग ये बताएंगे। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनाया था। तो ये है कहाँ, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो पुरी जो है ये किस राज्य के अंदर रहेगा? 13वीं शताब्दी का मंदिर है। ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है। चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगे हैं। सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं उससे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगी है, मानो कि ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा भी कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा इसको बोला जाता है। गीत गोविंद के रचयिता गीत गोविंद जयदेव। इस तरीके से याद रखेंगे हम। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव की रचना रहेगी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन ने एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि है, अतः जयदेव ने इसी समय के आसपास गीत गोविंद की रचना की होगी। इसे गीत काव्य कहना ज़्यादा उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है और प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। लक्ष्मण सेन जो बंगाल के अंतिम सेन शासक था, उसका ये कवि था। नेक्स्ट है, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। तो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो है राजधानी बनी थी। तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों का मानना था कि वे चंद्रवंशी है। तोमरों ने अपनी प्रथम राजधानी दिल्ली को बनाया, जिसे तोमर दिहिलिका के नाम से पुकारते थे। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। दिल्ली का तोमर वंश के टाइम में नाम क्या था? दिहिलिका। नेक्स्ट है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? दिद्दा रानी, तो ये कश्मीर की रानी रहेगी। कश्मीर के ऊपर इनका शासन रहा है। महारानी दिद्दा कश्मीर की महारानी थी। महारानी दिद्दा लोहार वंश के राजा राज सिंह राज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थी। तो ये ध्यान रखेंगे, दिद्दा रानी कश्मीर की महारानी थी और काबुल की ये भीम शाही की पौत्री थी। आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही रहेगा। आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का ये कलेक्शन कैसा लगता है, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,